हेलो एंड नमस्कार। मैं सुरेंद्र वर्मा रूहानी लॉ क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। मोस्ट वेलकम, हार्दिक अभिनंदन। महिला तथा बाल अपराध की सीरीज के अंदर हम महिलाओं पर होने वाले अपराधों का वर्णन कर रहे थे। अब तक हम 6 अपराध पढ़ चुके हैं और आज अंतिम और 7वां जो अपराध है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। वो है हमारे पास सती निवारण अधिनियम 1987। सती आप सभी जानते हैं, ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है। जब किसी महिला के पति की मृत्यु हो जाती थी तो उस महिला को अपने पति की लाश के साथ, अपने पति के शव के साथ जिंदा जला दिया जाता था। इस प्रथा को हम कहते थे सती। बहुत सी भ्रांतियां फैली हुई थी भारतीय समाज के अंदर कि यदि कोई स्त्री सती होती है तो उसके पति को स्वर्ग की प्राप्ति होती है, या उसके पति की आत्मा को शांति मिलती है, या उसके परिवार वालों का कल्याण होता है। और ये भी था कि यदि आप ऐसा नहीं करोगे तो उसके आत्मा को शांति नहीं मिलेगी, आपके परिवार वालों का बुरा होने लगेगा, आपके बच्चों का बुरा होने लगेगा। इस तरह की कुप्रथाएं या कुभ्रांतियां हमारे समाज के अंदर फैली हुई थी, जिसकी वजह से महिलाएं जो है अपने पति की चिता के साथ क्या हो जाती थी भाई, सती हो जाती थी, जिंदा जल जाती थी। लेकिन धीरे धीरे लोगों के मन में इसके बारे में पता चलने लगा कि क्यों प्रथा है। ये प्रथा नहीं है, कुप्रथा है, ये बुराई है। और सबसे पहले जिस व्यक्ति ने मुखर आवाज उठाई थी इस बारे में, वो हमारे पास थे राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय के भाई जो हैं वो शहीद हो जाते हैं, उनकी मृत्यु हो जाती है। उसके बाद उनकी भाभी जो है वो सती होती है उनके साथ। और राजा राम मोहन राय ने उनकी सती होने का जो दृश्य था वो अपनी आंखों से देखा था, और वो इतना भयानक दृश्य था कि उनके मन के अंदर सीधा वो घाव कर गया। और उन्होंने सोचा कि मेरी भाभी तो सती हो गई, आज के बाद मैं मेरे राज्य के अंदर किसी को सती नहीं होने दूंगा। उन्होंने सती प्रथा पर प्रखर आवाज उठाई। और उस टाइम के जो हमारे गवर्नर जनरल हुआ करते थे, लॉर्ड विलियम बेंटिंग, उनकी सहायता से वो एक कानून लेके आए थे, बंगाल सती विनियम अधिनियम 1829। तो भारत के अंदर पहला जो कानून सती प्रथा के बारे में आया था वो 1829 के अंदर आया था। किसके प्रयासों से आया था? राजा राम मोहन राय के प्रयासों से आया था। और कौन लेके आया था? लॉर्ड विलियम बेंटिंग लेके आए थे। तो हमारे पास देखो, सती प्रथा जो है ना, आज के टाइम में बिल्कुल खत्म हो चुकी है, न के बराबर है। और भारत की कोर्ट के अंदर यदि हम बात करें तो 1987 के अंदर राजस्थान में लास्ट मामला आया था भाई। उसके बाद भारत में कोई ऐसा मामला नहीं आया कि सती होने की बात हुई हो। तो आज के टाइम में ये लगभग खत्म हो चुकी प्रथा है। इसलिए इस अधिनियम के अंदर से क्वेश्चन आने के चांस बहुत कम है, क्योंकि क्वेश्चन वहीं से बनते हैं जहां पर प्रैक्टिकल बात आपको फेस करनी पड़े। तो ऐसा केस आपके सामने नहीं आने वाला, इसलिए इसके अंदर से क्वेश्चन बने इसकी उम्मीद तो बहुत कम है। लेकिन जैसा कि पिछले एग्जाम के अंदर हमने देखा इसके इतिहास से क्वेश्चन बने थे, तो इस बार भी हो सकता है इतिहास से 1-2 क्वेश्चन बना लिए जाएं। तो इतिहास की हम चर्चा कर लेते हैं, जिसमें मैंने कहा कि भारत के अंदर पहला क्वेश्चन यदि बन सकता है तो वो बन सकता है, भारत में सर्वप्रथम सती प्रथा पर रोक किसने लगाई? यदि ये क्वेश्चन आता है तो हमारे दिमाग में सबसे पहले आता है नाम राजा राम मोहन राय का। तो इसका उत्तर राजा राम मोहन राय नहीं होगा भाई। राजा राम मोहन राय के प्रयासों से लगाई गई थी, लेकिन रोक लगाई किसने थी? लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने लगाई थी। तो इसका उत्तर आप लिखो, इसका उत्तर क्या है भी? राजा राम मोहन राय के प्रयासों से, राजा राम मोहन राय के प्रयासों से, ठीक है ना, इन्होंने प्रयास किए थे तात्कालिक, मतलब कि उस समय के गवर्नर जनरल विलियम बेंटिंग ने कब लगाई थी भाई? 1829 में कानून बनाकर सती प्रथा पर रोक लगाई थी। तो प्रयास किसके थे? प्रयास थे हमारे पास राजा राम मोहन राय के। कानून बनाने वाले कौन थे भाई? लॉर्ड विलियम बेंटिंग, ठीक है ना, क्योंकि गवर्नर जनरल उस टाइम में यही थे, उन्होंने बनाया था। क्वेश्चन आ जाता है कि 1829 के अंदर जो कानून बनाया गया था उस कानून का नाम क्या था? तो उस कानून का नाम था बंगाल सती विनियमन अधिनियम 1829। क्या नाम था भी कानून का नाम? या भारत में सती प्रथा के लिए लागू होने वाला पहला कानून कौन सा था? बंगाल सती विनियमन
अधिनियम 1829। और इस पे पिछले एग्जाम के अंदर हमने देखा था, क्वेश्चन आया भी था कि भारत में पहला कानून कौन सा बना था भाई, बंगाल सती विनियमन अधिनियम 1829। और यदि हम बात करते हैं ये अधिनियम लागू कब हुआ था, तो ये अधिनियम लागू हुआ था 4 दिसंबर 1829 को ये अधिनियम लागू हुआ था। भाई ये हम तब की बात कर रहे हैं, 1829 हम बात करें जब हम अंग्रेजों के गुलाम हुआ करते थे। तो उस टाइम जो अंग्रेजों के द्वारा बनाए गए कानून थे वो केवल ब्रिटिश इंडिया के ऊपर लागू होते थे। जो देसी रियासतें हमारे पास थी, जहां पर राजा महाराजाओं का अभी भी राज था, वहां पर ये लागू नहीं होते थे। उस टाइम ये बंगाल के गवर्नर जनरल हुआ करते थे, इसलिए बंगाल सती विभाजन अधिनियम 1829 के नाम से हमारे पास क्या आया था भाई, अधिनियम आया था। यदि हम बात करते हैं राजस्थान की, तो राजस्थान के अंदर सबसे पहले जो सती प्रथा पर रोक लगाई थी वो लगाई थी 1822 ईस्वी के अंदर। इससे भी पहले की बात है भाई। राजस्थान के अंदर यदि रोक लगाई थी तो राजस्थान में कब लगाई थी भाई, राजस्थान में सबसे पहले रोक लगाई गई थी 1822 ईस्वी के अंदर। और किसने लगाई थी भाई, बूंदी रियासत जो हमारे पास थी, बूंदी रियासत के शासक हुआ करते थे राम सिंह द्वितीय, उन्होंने लगाई थी। तो आप लिख सकते हो राजस्थान में सबसे पहले सती प्रथा पर रोक किसने लगाई थी, बूंदी रियासत के शासक बूंदी रियासत के शासक कौन भाई, राम सिंह द्वितीय। राम सिंह द्वितीय ने लगाई थी। कब लगाई थी, 1822 के अंदर। ये जो अधिनियम था ये ब्रिटिश इंडिया के लिए था और राजस्थान के अंदर रियासतें हुआ करती थी भाई, यहाँ पर ब्रिटिश इंडिया वाला कानून नहीं लागू होता था। तो यहाँ पर यहाँ के राजा महाराजाओं के द्वारा बनाए गए कानून ही लागू होते थे। तो राजस्थान में सबसे पहले 1822 के अंदर बूंदी रियासत के शासक थे राम सिंह द्वितीय, उन्होंने लगाई थी। लेकिन उन्होंने इसके लिए बारे में कोई कानून नहीं बनाया था। यदि आपसे पूछा जाए कानून किसने बनाया था राजस्थान में सबसे पहले, तो वो कानून बनाया था भाई अलवर रियासत ने। और कब बनाया था, 1930 के अंदर। वो बहुत बाद की बात है। तो यदि क्वेश्चन पूछा जाए राजस्थान में सती प्रथा की रोकथाम हेतु, सती प्रथा की रोकथाम हेतु सर्वप्रथम कानून कब बना, कानून की यदि हम बात करें तो कानून हमारे पास बना था भाई 1930 ईस्वी के अंदर। कब बना था, 1930 ईस्वी के अंदर। और कौन सी रियासत ने बनाया था, वो बनाया था अलवर रियासत ने। कौन सी रियासत ने भाई, अलवर रियासत ने बनाया था और 1930 के अंदर बनाया था। बाय चांस यदि आपसे पूछ लिया जाए जयपुर में सती प्रथा, क्योंकि एक आधे बार ऐसा क्वेश्चन हमें देखने को मिला है हमारे एग्जामों के अंदर कि जयपुर में सती प्रथा का निवारण, सती प्रथा की रोकथाम हेतु जयपुर रियासत ने कानून कब बनाया था, तो जयपुर रियासत ने कानून बनाया था 1944 के अंदर। बहुत बाद भाई, हम आजाद होने वाले तो उस टाइम की बात है। जयपुर रियासत ने बनाया था कानून 1944 के अंदर। और किसके प्रयासों से बनाया था, वहां के प्राइम मिनिस्टर हुआ करते थे, उस रियासत के प्रधानमंत्री हुआ करते थे सर लाडनू। तो सर लाडनू के प्रयासों से वहां पर कानून बना था। इनके प्रयासों से कानून बना था भाई। कब बना था, 1944 के अंदर। तो ये इतिहास के कुछ क्वेश्चन हैं जो डायरेक्ट आपके पूछे जा सकते हैं, इतिहास से भी पूछे जा सकते हैं, या हमारे स्पेशल सती प्रथा का हमारे पास अधिनियम दिया गया है तो इस अधिनियम से भी पूछे जा सकते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं कि सती प्रथा के बारे में जो ये अधिनियम है 1987 में, इसको लाने की जरूरत क्यों पड़ी। जैसे मैंने पहले भी आपको बताया था कि भारत के अंदर जो सती प्रथा के बारे में अंतिम केस आया था वो 1987 के अंदर आया था। और कहाँ आया था भाई, हमारे राजस्थान के अंदर। हमारे राजस्थान के सीकर जिले के अंदर एक गांव है देवराला गांव। उस देवराला गांव के अंदर 4 सितंबर 1987 की बात है। कब की बात है भाई, 4 सितंबर 1987। जिला हमारे पास है सीकर और गांव कौन सा है, देवराला। इस गांव के अंदर एक लड़की थी जिसका नाम था राजकंवर।
राजकंवर इनके जो पति थे उनकी मृत्यु हो जाती है और राजकंवर सती होने का प्रयास करती है। इस तारीख को 4 सितंबर 1987 को उनको सती होने से रोका जाता है, लेकिन वो तब तक इतना जल चुकी होती है कि उनके बाद उसकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। 1987 का मामला था जब राजस्थान के अंदर किसी महिला के सती होने की बात पहुंची केंद्र सरकार के पास या पूरे राज्य के अंदर, तो राजस्थान सरकार में खलबली मच गई। भाई ऐसा कैसे हो गया, आज के जमाने के अंदर कोई महिला सती कैसे हो गई। तो हाथों हाथ उस टाइम प्रधानमंत्री राजीव गांधी हुआ करते थे, उन्होंने केंद्र सरकार राजस्थान सरकार के ऊपर प्रेशर बनाया और हाथों हाथ तुरंत राजस्थान के अंदर एक अधिनियम लाया गया था। इस अधिनियम का नाम क्या था, सती निवारण अधिनियम 1987। तो सबसे पहले जो ये अधिनियम लाया गया था ना, वो कहाँ लाया गया था, भी राजस्थान के अंदर लाया गया था। तो क्वेश्चन बनता है और क्वेश्चन लास्ट एग्जाम के अंदर आया भी था कि सती निवारण अधिनियम 1987 जो है वो कौन से राज्य के द्वारा लाया गया था, या ये अधिनियम कौन से राज्य का है, तो ये राजस्थान राज्य का अधिनियम है। तो आप लिख लीजिएगा कब लाया गया था भाई, 1987 के अंदर लाया गया था। और क्यों लाया गया था, इंसिडेंट्स मैंने बता दिया कि राजस्थान के अंदर 1987 के अंदर राजकंवर ने सती होने का प्रयास किया और बाद में उनकी मृत्यु भी हो गई उन कारणों से। तो इस वजह से राजस्थान सरकार 1987 के अंदर एक कानून लेके आती है, सती निवारण अधिनियम 1987। तो इस अधिनियम के बारे में बात करूं, कौन लेके आया भाई, राजस्थान सरकार। और कानून का नाम क्या था, यही नाम था। और कब लेके आए थे, 1987 के अंदर। लेकिन जब ये कानून राजस्थान सरकार लेके आती है तो केंद्र सरकार को ये कानून पसंद आता है और केंद्र सरकार राजस्थान के द्वारा बनाए गए इस कानून को हूबहू हमारी भारत की पार्लियामेंट के अंदर क्या करती है भाई, पेश कर देती है। सेम कानून जो राजस्थान सरकार ने बनाया था वो कहाँ जाता है भाई, भारत की संसद के अंदर जाता है। संसद के अंदर जब जाता है तब इसका नाम थोड़ा सा चेंज हो जाता है, इसका नाम हो जाता है सती आयोग, कमीशन ऑफ सती, सती आयोग निवारण अधिनियम या रोकथाम अधिनियम 1987। तो ये जो कानून है ये भारत की संसद के अंदर पास हो जाता है और वर्तमान के अंदर जो हमारे पास कानून चल रहा है वो ये कानून चल रहा है, सती आयोग रोकथाम अधिनियम 1987। तो यदि क्वेश्चन आता है आपके इस हिसाब से, सती निवारण अधिनियम 1987 कौन से राज्य ने बनाया था, राजस्थान ने बनाया था। सबसे पहले कौन से राज्य ने लागू किया था, तो राजस्थान ने लागू किया था। लेकिन वर्तमान में जो कानून है वो किसके द्वारा बनाया गया है, संसद के द्वारा बनाया गया है या विधानमंडल के द्वारा बनाया गया है। वर्तमान में जो कानून है वो पास कहाँ किया गया है भाई, संसद के अंदर पास किया गया है, इसलिए ये कानून पूरे भारत में लागू हो सकता है। लेकिन इस कानून को बनाया जब गया था तब ये कह दिया गया था कि अलग अलग राज्य सरकारें जब उन्हें ठीक लगेगा तब अपने राज्य के अंदर इसको लागू कर सकेंगी, या जब केंद्र सरकार को लगेगा कि किसी राज्य के अंदर इस कानून को लागू करना है तो वहां पर लागू कर सकेगी। अर्थात इसके लागू होने की फिक्स डेट किसी भी राज्य के अंदर नहीं है। लेकिन ये अधिनियम जो है भारत की संसद के अंदर पास किस दिन हुआ था, पारित किस दिन हुआ था, वो तारीख आपसे पूछी जा सकती है। तो ये भारतीय संसद के अंदर 3 जनवरी 1988 को पारित हुआ था। कब पारित हुआ था भाई, 3 जनवरी 1988। और इसी दिन राजस्थान सरकार ने इसको क्या कर दिया था, लागू कर दिया था। तो ये राजस्थान में 3 जनवरी 1988 से लागू हो गया। पूरे भारत की गारंटी नहीं है। वैसे तो हम कहते हैं ना कि हर एक्ट पूरे भारत में लागू होगा, इस बारे में, इस एक्ट के बारे में भी यही लिखा है कि ये एक्ट भी पूरे भारत में लागू होगा। लेकिन कौन सी राज्य के अंदर किस तारीख से लागू होगा ये या तो वहां की राज्य सरकार जो है वो डिसाइड करेगी, या कभी केंद्र सरकार चाहेगी कि हमें उस राज्य के अंदर लगाना है तो डिसाइड कर लेगी। पूरे भारत की हमें नहीं पता, लेकिन हमें ये पता है कि राजस्थान के अंदर ये 3 जनवरी 1988 से क्या हो गया था भाई, प्रभावी रूप से हो गया था। तो वर्तमान में हमारे पास जो कानून है, चाहे ये नाम दे दिया जाए, चाहे सती आयोग रोकथाम अधिनियम दे दिया जाए, कानून के अंदर बिल्कुल सिमिलरिटी है, कहीं भी कोई भी बदलाव नहीं किया गया, सेम कानून है। तो अब हम पढ़ते हैं इस कानून के अंदर प्रावधान क्या क्या है। इस कानून के जो प्रावधान है मैंने आपको पहले ही बताया कि बहुत पुराना कानून है भाई,
पुराना नहीं, बहुत पुरानी प्रथा है और 1987 के बाद एक भी मामला हमारी अदालतों के अंदर ऐसा नहीं गया जो सती प्रथा से संबंधित हो। इसलिए कानून को हम केवल ऊपर ऊपर से पढ़ेंगे, बहुत ज़्यादा सेक्शन हमें नहीं देखने। इसके कुल 22 सेक्शन हैं, 22 सेक्शन हमें नहीं देखने हैं। हम इसके कोई 5-7 सेक्शन देखेंगे और जल्दी से इस एक्ट को क्या कर देंगे, कंप्लीट कर देंगे। ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं रखता ये एक्ट। सबसे पहले हम बात करते हैं धारा नंबर 1 की। धारा 1 वही बात है जो हर एक्ट के अंदर कहती है। सबसे पहले कहती है अधिनियम का संक्षिप्त नाम क्या है भाई, संक्षिप्त नाम यही है जो ऊपर दिया गया है। दूसरा क्या बात करती है, अधिनियम का विस्तार कहां पर होगा, विस्तार होगा इसका कहां पर भाई, संपूर्ण भारतवर्ष के ऊपर इसका विस्तार हो सकता है। और तीसरी बात ये कहते हैं लागू कब होगा, तो लागू कब होगा भाई, फिक्स डेट नहीं है। राजस्थान की यदि मैं बात करता हूं तो राजस्थान के अंदर ये लागू हो गया था कब, 3 जनवरी 1988 को। और यदि मैं बात करता हूं अलग अलग राज्यों की तो आप लिख सकते हो अलग अलग राज्यों में, अलग अलग राज्यों में अलग अलग समय पर लागू होगा। अलग अलग राज्यों में अलग अलग समय पर लागू होने वाला है भाई। अब हम आते हैं धारा नंबर 2। बहुत अच्छे से जानते हैं आप सभी कि धारा नंबर 2 में क्या दी जाती है भाई, परिभाषा दी जाती है। और इस अधिनियम की 2 परिभाषाएं हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। पहली परिभाषा जो है वो दी गई है धारा 2B के अंदर और दूसरी परिभाषा दी गई है धारा 2C के अंदर। ये 2 परिभाषाएं हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। सती प्रथा की रोकथाम, सती प्रथा क्या है इसको समझाया गया है धारा 2C के अंदर कि सती प्रथा हम किसे कहेंगे, जिसे बोला गया है सती क्रम, कि हम सती क्रम किसे कहेंगे, ये धारा 2C के अंदर समझाया गया है। तो 2C में क्या लिखा गया है, सती क्रम क्या होगा, उसमें लिखा गया है किसी भी स्त्री का अपने पति या अपने नातेदार के साथ, जरूरी नहीं कि अपने पति के साथ, हम आम भाषा में कहते हैं कि कोई स्त्री अपने पति के साथ क्या होती है, भी सती होती है, तो जरूरी नहीं ऐसा हो कि अपने पति के साथ ही हो। लिखा हुआ है किसी भी स्त्री का अपने पति या अपने नातेदार, नातेदार का मतलब होता है रिश्तेदार के साथ, या तो पति या उसके नातेदार के साथ, या पति या नातेदार के किसी सामान के साथ, किसी वस्तु के साथ। जैसे हम पुराने टाइम की हम बात करते हैं, जब राजा महाराजा लड़ने जाया करते तो वहां पे शहीद हो जाया करते थे, तो शहीद हो गए तो रानियां जो थी जोहर कर लिया करती थी, तो जोहर करती थी, वो पति तो उनका युद्ध भूमि के अंदर पड़ा होगा, उनकी जो शरीर है वो तो वहां पड़ा होगा, तो उसके साथ शहीद नहीं हुई है, उससे पहले ही जोहर कर लेती थी। जैसे ही खबर मिलती थी कि राजा साहब शहीद हो गए हैं, वो क्या कर लेती थी, जोहर कर लेती थी, सती हो जाती थी राजा साहब की कोई वस्तु लेके, ठीक है ना, तो उसको भी हम क्या कहेंगे, सती कहेंगे। तो क्या लिखा हुआ है, किसी भी स्त्री का, क्या लिखा हुआ है, किसी भी स्त्री का जो विधवा हो चुकी है, किसी भी स्त्री का अपने, पहली बात तो या तो अपने पति के साथ या अपने नातेदार या रिश्तेदार के साथ, या पति की किसी वस्तु के साथ, पति की किसी वस्तु के साथ या नातेदार की किसी वस्तु के साथ। किसी वस्तु के साथ क्या कर लेना भाई, या तो कर लेना दाह संस्कार कर लेना, या तो जल जाना या दफन हो जाना, अपने आप को दफना लेना। यदि ऐसा कुछ किया जाता है तो उसे हम क्या कहेंगे भी, सती कहेंगे। या तो पति के साथ या किसी नातेदार के साथ, या पति की किसी सामान के साथ या नातेदार के किसी सामान के साथ, या तो उसने अपने आप को आग लगा ली हो, जलन, उसने अपने आप का दाह संस्कार कर लिया हो, या अपने आप को जमीन के अंदर गाड़ लिया हो, तो उसको हम क्या कहेंगे भी, सती हो गई कोई भी लड़की। धारा 2B के अंदर लिखा गया है सती का गौरव गान करना। पुराने टाइम के अंदर हम बात करें तो सती का भी बढ़ा चढ़ा के उसको दिखाया जाता था। जब सती होने के लिए जाते थे तो उसको बहुत अच्छी ड्रेस पहना के ले जाया करते थे, उसको ये कहते थे भी ये माता बन गई है, ये देवी हो गई है, इसका जिसको आशीर्वाद मिलेगा वो कभी क्या भाई उसको कोई दुख नहीं आएंगे। ये सब बहुत बड़ा जुलूस निकाला जाता था, इस सबको बोला गया है गौरवगान। या कई जगह पे ऐसे भी मिलते हैं, सतियों के मंदिर भी मिलते हैं, ये सती थी, इसका मंदिर ये है, इसकी पूजा की जाती है उसकी। तो इस तरह से क्या है, सती को बढ़ावा देना सती को, उसको हम बोलते हैं सती का गौरवगान करना। तो सती का गौरवगान करना क्या होगा, उसकी परिभाषा लिखी गई है धारा 2B के अंदर। क्या लिखी है अभी, सती का गौरवगान करना या गौरवान्वयन करना एक ही बात है। तो गौरवगान करना हम किसे कहेंगे,
तो इसमें 3 बातें लिखी गई है। यदि आप ऐसा करते हो तो इसे हम कहेंगे सती का गौरवगान करना। पहली बात लिखी गई है कि कोई भी स्त्री यदि सती होती है या सती होने का कहीं पर काम होता है तो उसके बारे में कोई जुलूस निकालना, उसके बारे में कोई अनुष्ठान करना, उसे हम क्या कहेंगे भी, इसका क्या किया जा रहा है, गौरवगान किया जा रहा है, या आम भाषा में हम कहते हैं महिमा मंडन करना। किसे कहेंगे भाई? यदि सती कर्म का या सती प्रथा का क्या किया जा रहा है भाई, कोई अनुसंधान किया जा रहा हो या कोई इसका क्या निकाला जा रहा हो भाई, जुलूस निकाला जा रहा हो। पहली बात तो ये लिखी है। दूसरी बात, आप किसी भी तरीके से सती का प्रचार प्रसार कर रहे हो या आप अपने भाषण के द्वारा, अपने विचारों के द्वारा, अपने लॉजिक के द्वारा सती को आप न्यायोचित ठहरा रहे हो, उचित ठहरा रहे हो और उसका समर्थन कर रहे हो, तो भी कहलाया जाएगा कि आप उसकी महिमा मंडन कर रहे हो। क्या भाई? सती कर्म का क्या करना, या तो प्रचार प्रसार करना या उसको अपने विचारों के द्वारा न्यायोचित ठहराना या सती का जो भी कर्म हुआ है उसको आप क्या करना भाई, समर्थन करना, तो भी ये माना जाएगा आप उसके महिमा मंडन कर रहे हो। और तीसरा लिखा हुआ है, जो भी स्त्री सती हो चुकी है, जो भी स्त्री सती हो चुकी है उसके बारे में कोई मंदिर बनाना, कोई ट्रस्ट बनाना, कोई संस्था बनाना या उसकी पूजा इत्यादि करवाना, पूजा उपासना करवाना, ठीक है ना। तो इसको भी हम कहेंगे कि क्या किया जा रहा है, भी महिमा मंडन किया जा रहा है। तो हमारे पास सती कर्म करना भी हमारे पास अपराध है, हम आगे देखेंगे, और सती का गौरवगान करना भी हमारे पास क्या है, अपराध है। तो गौरवगान करने की परिभाषा कहाँ दी गई है, धारा 2B के अंदर दी गई है, और सती होने की या सती कर्म क्या है इसकी परिभाषा कहाँ दी गई है भी, धारा 2C के अंदर दी गई है। अब हम आते हैं सीधा धारा नंबर 3 के पास। धारा 3, धारा 4 और धारा 5, 3 धाराएं हमारे पास ऐसी है जो अपराध के बारे में वर्णन करती है और जिनके अंदर सजा दी गई है। देखो क्या होगा, इसमें 3 अपराध दिए गए हैं। पहला अपराध हमें दिया गया है धारा नंबर 3 के अंदर। धारा 3 के अंदर लिखा हुआ है, सती होने का प्रयत्न करना। क्या करना भी, सती होने का प्रयत्न करना। किसी भी स्त्री के द्वारा सती होने का यदि प्रयत्न किया जाएगा इस एक्ट के बनने के बाद, देखो सती हो गई तो मरी गई बेचारी, ठीक है ना, फिर तो उसको क्या सजा देंगे, जब सती हो गई तो मर ही गई, तो उसको हम क्या सजा देंगे, उसके बाद तो सजा देंगे जिन लोगों ने उसको सती करवाया था या जिन लोगों ने सहायता की थी सती होने में, उनको सजा देंगे। मर गई तो मर गई बेचारी, उसको क्या सजा देनी है। लेकिन यदि उसने सती होने का प्रयत्न किया है, उसने कोशिश की है अपने आप को जलाने की, कोशिश की है अपने आप को मारने की, तो उसको क्या भाई अपराध माना गया है, उसको सजा दी जाती है। और कितनी सजा दी जाती है भाई, सती होने का प्रयत्न करने के लिए ज़्यादा सजा नहीं है, बहुत कम सजा है, फिर भी सजा तो सजा ही होती है। 6 महीने की सजा या जुर्माना कितना भी हो सकता है या दोनों, या तो 6 महीने की सजा दी जा सकती है या जुर्माना, या क्या हो सकता है भाई, दोनों हो सकता है। धारा नंबर 4, ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है भाई, इसमें क्या लिखा है इतना बहुत है, सती होने का प्रयत्न करती है तो इतनी सजा मिल सकती है। धारा नंबर 4 क्या कहती है भाई, सती कर्म करने का दुष्कर्म करना। सती कर्म करने का दुष्प्रेरण करना। दुष्प्रेरण क्या होता है भाई, अब तो शायद आप इस शब्द से आप पहचान रखते होंगे, कई बार मैं बता चुका हूं। यदि आपको उकसाया जाता है तो उसे हम कानून की भाषा में क्या बोलते हैं भाई, दुष्प्रेरण। यदि किसी अपराध के लिए उकसाया जाता है तो उसे कहा जाता है दुष्प्रेरण करना। यदि कोई व्यक्ति सती होने का दुष्प्रेरण करेगा, यदि कोई लड़की जो विधवा हो गई है, कोई स्त्री जो विधवा हो गई है, उसको कहेगा कि भाई तुम सती हो जा, इससे ऐसा हो जाएगा, ऐसे भला हो जाएगा, तेरे परिवार का भला होगा, तेरे पति को मोक्ष मिलेगा, ये सब वो सब, यदि ऐसी कोई बातें करता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, सती होने का दुष्प्रेरण किया जा रहा है। यदि कोई व्यक्ति किसी स्त्री को सती कर्म करने के लिए दुष्प्रेरित करेगा तो उस व्यक्ति को भी क्या मिलेगी भाई, सजा मिलेगी। और सजा को 2 भागों में बांटा गया है कि आपने दुष्प्रेरण किया, आपने दुष्प्रेरण किया और आपके दुष्प्रेरण के फलस्वरूप कोई स्त्री सती हो गई, कोई स्त्री यदि सती हो गई तो आपको अलग सजा मिलेगी। दूसरा, आपने दुष्प्रेरण किया और उस स्त्री ने सती होने का प्रयत्न किया, सती होने का प्रयत्न किया लेकिन हुई नहीं, बचा लिया गया उसको,
उस स्त्री ने क्या किया भी, सती होने का प्रयत्न किया, लेकिन वो मरी नहीं, आप ये कह सकते हो सती हुई नहीं, तो आपको अलग सजा मिलेगी। यदि आपके दुष्प्रेरण की वजह से स्त्री क्या हो जाती है भी, सती हो जाती है, तो उसकी सजा दी गई है आजीवन कारावास या मृत्यु दंड। देखो बहुत गंभीर, दुष्प्रेरण को बहुत गंभीर माना गया है, किसी को कोई उकसाता है तो उसको बहुत गंभीर माना गया है। क्या सजा मिलेगी भी, या तो सजा मिलेगी आजीवन कारावास, आजीवन कारावास, या सजा मिल सकती है मृत्यु दंड। मृत्यु दंड जो है ना, फांसी की सजा जो है, प्लस जुर्माना भी लगेगा। फांसी की सजा जो है ना, ये रेयर टू रेयर, गंभीर से गंभीर अपराध हो जाता है ना, भी बहुत ही कम ऐसे अपराध है जिन्हें फांसी की सजा का प्रावधान किया गया है। उनमें से एक अपराध हमारे पास ये भी है, यदि आप सती के लिए उकसाते हो ना, तो भी आपको फांसी की सजा दी जा सकती है। दूसरा, आपने सती के लिए उकसाया था, उसने प्रयत्न किया लेकिन वो सती हो नहीं पाई, तो आपको जो सजा मिलेगी वो सजा मिलेगी आजीवन कारावास, आजीवन कारावास प्लस जुर्माना। और जुर्माना कितना लगेगा, नहीं यहां पर बताया गया है, नहीं यहां पर बताया गया, और नहीं धारा नंबर 3 के अंदर बताया गया जुर्माना कितना लगेगा। जहां पर हमें कानून के अंदर बताया नहीं जाता कि जुर्माना कितना लगेगा, वहां पर कोर्ट कितना भी जुर्माना लगा सकता है, वो उसका खुद का विवेक होगा। 1000 रुपये भी लगा सकता है, 1 रुपया भी लगा सकता है, लाखों रुपये भी लगा सकता है। कोर्ट की खुद की इच्छा होगी कितना जुर्माना लगाना चाहे। तो धारा नंबर 4 बहुत सीरियस अपराध माना गया, सती होने का दुष्प्रेरण करना। अब देखो धारा नंबर 4 को और गंभीर और कैसे बनाया गया है। जो भी कोई व्यक्ति, इसके बारे में एक हम आगे धारा पढ़ेंगे, धारा नंबर 18, यहीं पढ़ लेते हैं। चलो आगे क्या पढ़ेंगे, धारा नंबर 18, इसके साथ ही पढ़ लेते हैं। धारा नंबर 18 क्या कहती है कि यदि किसी व्यक्ति ने किसी को सती होने का दुष्प्रेरण किया है, तो उसके पीछे एक रीजन ये हो सकता है कि भाई वो उसकी जो प्रॉपर्टी है उसके अंदर हिस्सा चाहता हो। जैसे मान लो, एग्जाम्पल के लिए आप समझना, मान लो 2 भाई हैं, ठीक है ना, उसमें से एक भाई जो है उसकी मृत्यु हो गई, ठीक है ना, एक भाई की क्या हो गई भाई, मृत्यु हो गई। अब उसकी पत्नी बची हुई है, ठीक है ना। तो दूसरा भाई क्या सोचता है, दूसरा भाई ये सोचता है कि यदि इसकी पत्नी जो है ना, इसकी भी मृत्यु हो जाए या ये इसके साथ सती हो जाए, तो उसकी जो प्रॉपर्टी है वो सारी की सारी किसकी हो जाएगी भाई, मेरी हो जाएगी। यदि कोई व्यक्ति प्रॉपर्टी के लालच के अंदर आकर किसी को दुष्प्रेरण करता है, तो धारा नंबर 18 क्या कहती है कि यदि कोई व्यक्ति किसी को दुष्प्रेरित करता है सती के लिए, तो उसे सती की या सती के पति की जायदाद में से हिस्सा बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। ये क्या कहती है धारा नंबर 18। धारा नंबर 18 क्या कहती है, धारा 18 कहती है सती का दुष्प्रेरण करने वाले व्यक्ति को, सती का दुष्प्रेरण करने वाले व्यक्ति को सती या उसके पति की संपत्ति विरासत में नहीं मिल सकती, विरासत में नहीं मिलेगी। देखो दुष्प्रेरण को कितना कठोर माना गया है। पहले तो कह दिया यदि सती होगी तो मृत्यु दंड भी दिया जा सकता है, सती नहीं हुई तो भी आजीवन कारावास दिया जा सकता है। साथ ही साथ धारा 18 क्या कहती है, यदि आप दुष्प्रेरण करते हो और आपका हिस्सा बनता है उनकी प्रॉपर्टी के अंदर, फिर भी आपको हिस्सा नहीं दिया जाएगा। यदि वैसे मर जाता है बेचारा, वैसे मर जाती तो हिस्सा मिलता है आपको, लेकिन दुष्प्रेरण यदि आपने किया और साबित हो जाता है आपने दुष्प्रेरण किया था, तो आपको उसके प्रॉपर्टी में से किसी भी तरह का हिस्सा नहीं मिलने वाला है। ये कहाँ लिखा है अभी धारा नंबर 18 के अंदर। तो धारा 3 की हमने बात कर ली, धारा 4 की हमने बात कर ली, और लास्ट के अंदर हमारे पास आता है अगला ऑफेंस आता है धारा नंबर 5 के अंदर। धारा 5 कहती है सती का महिमा मंडन करना, सती का गौरवगान करना या महिमा मंडन करना। मैंने आपको बताया था ये भी हमारे पास क्या है भाई, अपराध है। यदि आप सती का गौरवगान करते हो, महिमा मंडन करते हो, तो आपको अपराध की श्रेणी के अंदर रखा गया है। इसके लिए जो सजा का प्रावधान किया गया है वो सजा कितनी है भाई, इसमें सजा हमारे पास है कम से कम जो आपको कारावास मिलेगा वो होगा 1 साल का, कम से कम 1 साल का कारावास मिलेगा, और जो अधिकतम कारावास मिलेगा वो हो सकता है 7 साल का। कम से कम 1 साल का कारावास, अधिकतम कितने साल का भी, 7 साल का कारावास, प्लस जुर्माना भी मिलेगा। जुर्माना कितना भाई,
कम से कम जुर्माना जो लग सकता है, न्यूनतम जुर्माना जो लग सकता है वो है 5,000 का जुर्माना, और अधिकतम जो लग सकता है वो कितना है भाई 30,000 का जुर्माना आपके ऊपर लगाया जा सकता है। ये हमारे पास है धारा नंबर 5। तो इस पूरे सेक्शन के अंदर हमारे पास 3 ही अपराध हैं। क्या हो सकता है भाई, या तो कोई स्त्री सती होने का प्रयास कर सकती है, या उस स्त्री को सती होने के लिए उकसा सकता है, या कोई सती हो गई है उसका क्या कर सकता है, महिमा मंडन कर सकता है। 3 ही बातें हो सकती है और तीनों को ही अपराध रखा गया है। और धारा 18 भी कहती है एक अपराध के बारे में कि दुष्प्रेरण किया है किसी व्यक्ति ने तो उसको एक सजा और मिल जाती है कि वसीयत के अंदर उसे किसी भी तरह का कोई भी हिस्सा नहीं मिलने वाला। मेन इंपॉर्टेंट धाराएं हमारे पास इतनी ही हैं। अगर आपके क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा अंदर से बना तो यहाँ से बन सकता है, इससे आगे क्वेश्चन बनने के चांसेस नए के बराबर है। मुझे नहीं लगता कि क्वेश्चन आगे से बन सकता है। फिर भी हम जल्दी जल्दी से 3-4 धाराएं और देख लेते हैं, ज़्यादा डिटेल में नहीं करेंगे, केवल ऊपर ऊपर से हम धाराएं देख लेंगे भी क्या क्या लिखा हुआ है। धारा नंबर 6, धारा 6 कहती है सती कर्म पर प्रतिबंध लगाने की शक्ति। प्रतिबंध लगाने की शक्ति। यदि मान लो किसी जिले के जिला कलेक्टर को या डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को यह सूचना मिलती है कि कहीं पर कोई स्त्री सती होने वाली है, या कहीं पर किसी स्त्री का गौरवगान करने के लिए जुलूस निकाला जाने वाला है, या कहीं पर किसी स्त्री की पूजा वगैरह होती है, इस तरह का यदि कोई मिलता है कि या तो स्त्री क्या होने वाली है, सती होने वाली है, या स्त्री के गौरवगान के लिए कहीं पर कोई फंक्शन होने वाला है, तो उस जिला मजिस्ट्रेट के पास ये पावर होती है कि वो आदेश दे सकता है कि आपने ऐसा काम नहीं करना, ऐसा काम करने से रोका जा सकता है। तो क्या अभी कौन दे सकते हैं ऐसी पावर, जो है किसके पास है, तो ऐसी पावर है जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर होते हैं या डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होते हैं, इनके पास पावर है। क्या पावर है भाई, उनके पास पावर है यदि उनको सती कर्म की सूचना मिलती है, यदि उन्हें क्या मिलती है भाई, सती कर्म की सूचना मिलती है, तो वो आदेश द्वारा उसे क्या कर सकते हैं भाई, प्रतिबंधित कर सकते हैं। वो आदेश दे सकते हैं कि आप ऐसा काम नहीं करोगे, चाहे सती कर्म कैसा भी हो, चाहे सती गुणगान किया जा रहा हो, सती किया जा रहा हो, जुलूस निकाला जा रहा हो, उसकी पूजा की जा रही हो, किसी भी कर्म की सूचना मिलती है तो क्या दे सकते हैं भाई, आदेश दे सकते हैं आप ऐसा काम नहीं करोगे। पहली बात तो ये। और दूसरी बात, उनके आदेश देने के बाद भी यदि वो काम कर दिया जाता है, उन्होंने आदेश दे दिया कि आप ऐसा काम नहीं करोगे, लेकिन आदेश देने के बाद भी वो काम कर दिया जाता है, तो उसकी आपको क्या मिलेगी भाई, सजा मिलेगी। तो डीएम या डीसी के आदेश की अवहेलना, यदि आप उसके आदेश की पालना नहीं करते हो, यदि आप क्या कर देते हो, उनके आदेश की अवहेलना कर देते हो और वो काम आप कर देते हो, तो आपको सजा मिलेगी। कितनी सजा मिलेगी, वही सजा जो हमने पहले देखी थी, न्यूनतम सजा और अधिकतम सजा। न्यूनतम सजा जो मिल सकती है आपको 1 साल की सजा मिल सकती है, अधिकतम सजा कितनी मिल सकती है भाई, 7 साल तक की मिल सकती है, प्लस आपको जुर्माना भी मिलेगा। और जुर्माना जो है न्यूनतम कितना मिल सकता है, 5,000 रुपये जुर्माना, तथा अधिकतम कितना मिल सकता है भाई, 30,000 रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है यदि आपने डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के आदेश की पालना नहीं की तो। अब बात है धारा नंबर 7। धारा नंबर 7 क्या कहती है, धारा 7 कहती है कहीं पर यदि सती का मंदिर बनवाया जा रहा हो, या कहीं पर कोई भी पूजा स्थल बनाया जा रहा हो, या कहीं पर सती के नाम से कोई और ट्रस्ट बनाया जा रहा हो, या कोई और संरचना की जा रही हो, क्या भाई, सती के नाम से कोई अन्य संरचना यदि की जा रही हो, तो इनको हटाने की पावर भी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पास होती है। इनको हटाने की पावर भी किसके पास होती है भाई, यदि कहीं पर सती का मंदिर बनाया जा रहा है, पूजा स्थल बनाया जा रहा है, या सती के नाम से कोई और ट्रस्ट यदि बनाया जा रहा हो कुछ भी, तो उसको हटाने की पावर भी होती है। किसके पास होती है, नंबर 1 ये पावर होती है, किसके पास है, नंबर 1 ये पावर है राज्य सरकार के पास। यदि राज्य सरकार को ऐसी सूचना मिलती है तो राज्य सरकार बिल को हटाने का आदेश दे सकती है, गिराने का आदेश दे सकती है। और दूसरा ये पावर होती है किसके पास, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के पास या डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पास। लेकिन यदि मान लो हमारे पास कोई ऐसा मंदिर है जो 20 साल से ज्यादा पुराना मंदिर है,
20 साल से ज़्यादा पुराना यदि कोई मंदिर है तो उसको नहीं हटाया जाएगा। हम आज भी देखते हैं तो हमारे पास कई सती जो बहुत पुराने सतियाँ हैं उनके मंदिर आज भी आपको देखने को मिल जाते हैं। तो इस आदेश में कहा गया है कि यदि कोई नया मंदिर बन रहा है ना तो उसको आप हटा सकते हो, लेकिन 20 साल से ज़्यादा पुराना कोई मंदिर है तो उसको नहीं हटाया जाएगा। तो आप नोट लगा के लिख लो कि हटाया जा सकता है, लेकिन किसको नहीं हटाया जा सकता भाई? 20 साल से पुराने मंदिर को, 20 साल से पुराने मंदिर को नहीं हटाया जा सकता। क्योंकि भाई यदि कोई मंदिर 20 साल पुराना है ना तो उसकी पूजा करते हुए लोगों को 20 साल हो गए, उसके अंदर लोगों की आस्था हो चुकी है, विश्वास हो चुका है, वो देवी का रूप धारण कर चुकी है लोगों के लिए, तो उसको यदि हटाएंगे तो भाई हो सकता है कि आपका विरोध हो सकता है। वरना 20 साल से यदि कोई 20 साल से पुराना मंदिर नहीं है, कम पुराना मंदिर है, 18 साल पुराना है, 19 साल पुराना है, तो उसको भी हटाया जा सकता है। किसके द्वारा? राज्य सरकार के द्वारा या डीएम या डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के द्वारा। और ये किसकी सहायता से हटाएंगे भाई? ये इसको हटाने का ऑर्डर देंगे एक पुलिस अधिकारी को। किसको देंगे भाई? एक पुलिस अधिकारी को देंगे। और ऐसा पुलिस अधिकारी कम से कम कौन सी रैंक का होना चाहिए? एसआई की रैंक का होना चाहिए, पुलिस उप निरीक्षक जिसको हम बोलते हैं। कम से कम पुलिस उप निरीक्षक की रैंक का जो अधिकारी होगा उसको आदेश दिया जाता है कि आप क्या कर दो भाई, इस मंदिर को हटवा दो। धारा नंबर 7 के अंदर अब हमारे पास आती है धारा नंबर 8। धारा 8 कहती है कि यदि कलेक्टर को यह सूचना मिलती है कि कहीं पर कोई चंदा इकट्ठा किया जा रहा है, कोई पैसे इकट्ठे किए जा रहे हैं ताकि सती के बारे में कोई मंदिर बनाया जा सके, सती के बारे में कोई जुलूस निकाला जा सके, उसके बारे में कोई फंक्शन किया जा सके, या कोई भी महिमा मंडन करने वाला कोई भी काम किया जा सके, और उसके लिए पैसे इकट्ठे किए जा रहे हैं, ट्रस्ट बनाया जा रहा है, चंदा बनाया जा रहा है, यदि ऐसी सूचना मिलती है ना तो जिला कलेक्टर उस पैसे को क्या कर सकता है भी? अपने कब्जे में कर सकता है। ये लिखा हुआ है धारा नंबर 8 के में। तो धारा 8 क्या कहती है? धारा 8 कहती है संपत्ति का अधिग्रहण, संपत्ति का अधिग्रहण। कौन सी संपत्ति का? लिख लो, यदि डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर या डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को सूचना मिलती है कि सती के महिमा मंडन के लिए, महिमा मंडन के किसी कार्य के लिए, किसी कार्य के लिए ट्रस्ट बनाया जा रहा है, या कोई भी निधि इकट्ठी की जा रही है, या कोई संपत्ति, निधि के अंदर पैसे होते हैं भी, ठीक है ना, या कोई संपत्ति इकट्ठी की जा रही है, संपत्ति इकट्ठी की जा रही है, तो वो उस संपत्ति को अधिग्रहित कर सकते हैं या अपने कब्जे में ले सकते हैं, अपने कब्जे में ले सकते हैं, जब्त कर सकते हैं। मैं ये भी लिख सकता हूँ, एक ही बात है, ठीक है ना। उस संपत्ति को अपने कब्जे के अंदर ले सकते हैं। ये तो लिखा हुआ है हमारे पास धारा नंबर 8 के अंदर। और उसके बाद हमारे पास एक धारा आती है, धारा नंबर 13, ठीक है ना। बीच की मैं धाराएं एक बार छोड़ रहा हूँ। धारा नंबर 13 आती है, और धारा नंबर 13 क्या कहती है? यहां तो कलेक्टर साहब ने संपत्ति को अपने कब्जे के अंदर लिया है। जैसे ही कलेक्टर साहब इस संपत्ति को अपने कब्जे के अंदर लेते हैं, वो उस संपत्ति को कोर्ट के अंदर पेश करते हैं। इसके लिए हमारे पास विशेष न्यायालय बनाए जाते हैं, उस न्यायालय के अंदर उस संपत्ति को पेश किया जाता है। यदि जज साहब को ऐसा लगता है कि कलेक्टर साहब ने जिस मामले में ये संपत्ति जब्त की है, वास्तव में वो संपत्ति किसके लिए भाई? इसी काम के लिए यूज की जा रही थी। अब जज साहब को सूचना, कलेक्टर साहब को सूचना मिली कि ऐसा हो रहा है, तो उसने क्या कर लिया? प्रॉपर्टी को जब्त कर लिया। अब हो सकता है ना लोग कोर्ट में जाके ये कहेंगे भाई कलेक्टर साहब ने गलत जब्त कर लिया, हम ऐसा नहीं करने वाले थे, हम तो किसी और पर्पज के लिए यूज करने वाले थे, ऐसा भी होगा। जज साहब को यदि ये पता चल जाता है और दोष सिद्धि हो जाती है कि इस संपत्ति का उपयोग वास्तव के अंदर सती की महिमा मंडन के लिए किया जाना था, तो जज साहब उस संपत्ति को क्या कर सकते हैं भाई? संप्रहित कर सकते हैं। कहां पर? राजस्थान की जो संचित निधि है ना उसके अंदर जमा करवा सकते हैं। कह सकते हैं अब आपको संपत्ति नहीं मिलने वाली, अब ये संपत्ति कहां जाती है भाई? राजस्थान सरकार के या राज्य सरकार के खाते में जा सकती है। उसे हम बोलते हैं संप्रहण करना, अपने अधिकार में ही ले लेना। अभी तो केवल क्या है, इन्होंने जब्त की है, जब्त की हुई चीज तो वापस लौटानी पड़ती है। लेकिन 18 कहता है, आर्टिकल नंबर 13 क्या कहता है कि विशेष न्यायाधीश द्वारा या विशेष न्यायालय द्वारा ऐसी संपत्ति
का संप्रहण, ठीक है ना, फोरफीचर इसको हम बोलते हैं संप्रहण को। तो लिखो, यदि न्यायालय को यह विश्वास हो जाता है कि डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर द्वारा जब्त की गई संपत्ति वास्तव में सती कर्म के लिए ही उपयोग होने वाली थी, सती कर्म के लिए ही उपयोग की जाने वाली थी, तो वे उस संपत्ति को कहाँ भाई, राज्य सरकार की निधि में जमा करवाने का आदेश दे देते हैं। ठीक है ना। यदि उनको लगता है कि वास्तव में सती काम के लिए थी तो इसको जमा करवा दो कहाँ भी, राज्य सरकार के खाते में। यदि लगता है नहीं किसी और काम के लिए थी तो इनको वापस दे दो। ठीक है ना। ये कहाँ लिखा गया भी, धारा नंबर 13 के अंदर। धारा 8 कहती है संपत्ति का अधिग्रहण। अभी मैंने बात की कि इसके लिए स्पेशल कोर्ट बनाए जाते हैं और यहाँ भी मैंने लिखा विशेष न्यायालय के द्वारा। तो ये स्पेशल कोर्ट कौन सी धारा के अंदर बनाए जाते हैं, धारा नंबर 9। धारा नंबर 9 कहती है विशेष न्यायालयों की स्थापना। अभी तक हमने स्पेशल कोर्ट के बारे में नहीं पढ़ा किसी भी एक्ट के अंदर, तो पहला एक्ट हम पढ़ते हैं जिसके अंदर स्पेशल कोर्ट बनाए गए हैं। आगे भी हम देखेंगे जिनमें स्पेशल कोर्ट बनाए जाते हैं, पोक्सो वगैरह के अंदर, जे कोर्ट के अंदर बनाए जाते हैं। लेकिन यहाँ पर हम पहला ऐसा एक्ट पढ़ रहे हैं, धारा नंबर 9, जिसकी कहती है क्या भाई, विशेष न्यायालयों की स्थापना। विशेष न्यायालयों की स्थापना। सबसे पहले तो विशेष न्यायालयों की स्थापना कौन करेगी भाई, स्थापना करेगी राज्य सरकार। राज्य सरकार। दूसरा, कितने विशेष न्यायालय बनाए जाएंगे, न्यायालय बनाए जाएंगे हर राज्य में एक, हर राज्य में एक या जरूरत अनुसार एक से ज्यादा, जरूरत अनुसार एक से ज्यादा। ये कम से कम एक न्यायालय आपको बनाना है, एक से ज्यादा न्यायालय भी आप बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद इस न्यायालय के अंदर जो न्यायाधीश होगा, इस न्यायालय के अंदर जो न्यायाधीश होगा या विशेष न्यायाधीश जिसको हम कहेंगे, वो कौन होगा भाई। ये कोर्ट के अंदर जज साहब तो होंगे ही होंगे ना, तो जज साहब कौन होंगे। तो अब तक हम जितने भी एक्ट पढ़ रहे थे सभी के अंदर हम पढ़ रहे थे न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम वर्ग या महानगर मजिस्ट्रेट। लेकिन इसके अंदर जो हम मजिस्ट्रेट की हम बात करेंगे वो कम से कम हमारे पास रैंक का होना चाहिए सेशन न्यायाधीश, जिसको हम डिस्ट्रिक्ट जज बोलते हैं। तो कम से कम किस रैंक का होना चाहिए भाई, सेशन न्यायाधीश या अपर सेशन न्यायाधीश। रैंक का अधिकारी, रैंक का अधिकारी ही इसके अंदर क्या बन सकता है भाई, न्यायाधीश बन सकता है। ये हमारे पास धारा 9 में लिखा हुआ था विशेष न्यायालयों की स्थापना। जिस तरह से विशेष न्यायालय के बारे में लिखा है धारा 9 के बारे 9 में, सेम इसी तरह से धारा 10 के अंदर लिखा हुआ है विशेष लोक अभियोजक। विशेष लोक अभियोजक। लोक अभियोजक क्या होता है भाई, आपने सुना होगा सरकारी वकील सुना होगा ना, तो सरकारी वकील को ही कहते हैं लोक अभियोजक। तो आप ब्रैकेट में लिखना चाहते हो तो लिख लो सरकारी वकील। तो यदि स्पेशल कोर्ट बनाया गया है तो उस कोर्ट के लिए स्पेशल सरकारी वकील भी होगा भाई। ठीक है ना। तो ये कहाँ लिखा गया है हमारे पास, धारा नंबर 10 के अंदर। वही बात कौन बनाएगी, तो कौन बनाएगी विशेष लोक नियोजक भाई, राज्य सरकार बनाएगी। और किसे बना सकती है भाई, ऐसे एडवोकेट को बना सकती है, ऐसे वकील को बना सकती है जिसे अपने वकालत के जो कामकाज है उसका कम से कम 7 साल का अनुभव हो। तो किसे बना सकती है भाई, कम से कम 7 साल का
अनुभव रखने वाले वकील को, ठीक है ना। वकील को अगर हम कानून की भाषा में बात करें अधिवक्ता बोला जाता है भाई, ठीक है ना। तो कम से कम 7 साल का अनुभव रखने वाले किसी अधिवक्ता को क्या बनाया जा सकता है भाई, विशेष लोक अभियोजक या सरकारी वकील बनाया जा सकता है। अब मान लो विशेष न्यायालय ने कोई आपको डिसीजन सुना दिया, कोई निर्णय सुना दिया आपके खिलाफ, धारा 3 के तहत आपको सजा दे दी, 4 के तहत दे दी, 18 के तहत दे दी, धारा 5 के तहत दे दी या 106 के तहत दे दी, कोई भी सजा आपको सुना दी गई है, तो उसकी यदि आप अपील करना चाहते हो तो इसकी आप अपील कहाँ कर पाओगे। अपील के बारे में लिखा है धारा नंबर 14 के अंदर। धारा 14 क्या कहती है भाई, अपील। यदि विशेष न्यायालय ने कोई डिसीजन दे दिया तो विशेष न्यायालय के निर्णय की अपील कहाँ की जा सकती है, तो अपील की जा सकती है भी हाई कोर्ट के अंदर। सीधा कहाँ पर की जा सकती है, हाई कोर्ट के अंदर की जा सकती है अपील, इससे नीचे कहीं नहीं की जा सकती। और कितने दिनों के अंदर की जा सकती है भी, निर्णय सुनाने के 30 दिन के अंदर अंदर अपील की जा सकती है। यदि 30 दिन से ज़्यादा टाइम हो गया तो उसके बाद आप अपील नहीं कर पाओगे। और लास्ट के अंदर हम पता है आपको कि हर एक्ट के अंदर हम एक बात जरूर पढ़ते हैं और वो हमारे पास क्या है, नियम बनाने की शक्ति। तो इस एक्ट के अंदर भी हम बात करते हैं नियम बनाने की शक्ति। वो कहाँ लिखी गई है भी, धारा नंबर 21। धारा 21 क्या कहती है, नियम बनाने की शक्ति। डेफिनेटली संसद में पारित हो गया तो नियम बनाने की शक्ति हमारे पास किसके पास होगी भाई, केंद्र सरकार के पास। तो नियम बनाने की शक्ति किसके पास है, केंद्र सरकार के पास है। जल्दी, ये हमारा इतना सही एक्ट है भाई, इससे ज़्यादा क्वेश्चन बनने की संभावना नहीं है। बहुत ही हमने संक्षिप्त में इसके बारे में हमने जाना है। एक बार दोबारा से बता देता हूँ जल्दी जल्दी में। हमने आज क्या पढ़ा, सती निवारण अधिनियम जो है भारत में सबसे पहले रोक लगाई गई थी, राजा राममोहन राय के प्रयासों से लगाई गई थी, लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा लगाई गई थी, 1829 के अंदर लगाई गई थी। और उसका नाम क्या था भी, बंगाल सती विनियमन अधिनियम 1829। और लागू कब हुआ था, 4 दिसंबर 1829 को ये पूरे भारत में जो ब्रिटिश इंडिया था वहां पर लागू हो गया था। यदि हम राजस्थान की बात करते हैं तो राजस्थान देसी रियासतों वाला पार्ट होता था। ब्रिटिश इंडिया के द्वारा या अंग्रेजों के द्वारा बनाए गए कानून जो थे वो हमारे राजस्थान के अंदर या देसी रियासतों में लागू नहीं होते थे। राजस्थान के अंदर सबसे पहले हम बात करें तो 1822 के अंदर बनाई गई थी, रोक लगाई गई थी। बूंदी के शासक थे राजा राम सिंह द्वितीय थे, उनके द्वारा लगाई गई थी। और यदि हम कानूनन रूप से राजस्थान में हम बात करते हैं तो 1930 के अंदर अलवर रियासत ने हमारे पास क्या लगाई थी, कानून बनाया था सती प्रथा के बारे में। और जयपुर रियासत के बारे में मैंने आपको बताया था 1944 के अंदर वहां के प्राइम मिनिस्टर थे सर लाडनू के प्रयासों से जयपुर के अंदर रोक लगाई गई थी। और यदि हम लेटेस्ट हम बात करते हैं तो राजस्थान के अंदर 4 सितंबर 1987 को सिक्कर का एक गांव था, देवराला गांव था, वहां पर राजकंवर नाम की एक महिला ने सती होने का प्रयास किया था। उसके बाद राजस्थान सरकार ने सती निवारण अधिनियम 1987 बनाया था। राजस्थान सरकार ने बनाया था, कब बनाया था, 1987 के अंदर बनाया था। लेकिन ये एक्ट केंद्र सरकार को पसंद आ जाता है और केंद्र सरकार जो एक्ट बनाती है उसी एक्ट को पास करती है संसद के अंदर। और इस एक्ट का नाम थोड़ा सा बदल दिया जाता है, सती आयोग निवारण अधिनियम 1987 रख दिया जाता है। और अब जो हम बात कर रहे हैं उस एक्ट की बात कर रहे हैं। और ये एक्ट जो है पूरे भारत के अंदर एक साथ लागू नहीं किया गया था, कह दिया गया अलग अलग राज्य सरकारें जब जब चाहेंगी इसको लागू कर सकती है, या पार्लियामेंट जब चाहेंगी हर राज्य के लिए इसको तब तब लागू की जा सकती है। डेट सबके लिए अलग हो सकती है। राजस्थान में ये कब लागू हो गया था भाई, 3 जनवरी 1988 को ये राजस्थान के अंदर लागू हो गया था। उसके बाद हमने डेफिनेशन देखी, 2C के अंदर सती कौन होगी, या तो कि अपने पति के साथ, अपने नातेदार के साथ, पति के समान के साथ, नातेदार के समान के साथ, या जल जाती है या दफन हो जाती है, उसे हम कहेंगे सती हो गई है। 2C में लिखा हुआ था। 2B के अंदर क्या लिखा हुआ था, सती का गौरवगान करना किसे कहते हैं, कोई भी सती के कर्म का अनुष्ठान करेगा, उसका जुलूस निकालेगा, उसको सती की काम को प्रचार प्रसारित करेगा, उसको सही बताएगा, उसका समर्थन करेगा, या उस पर कोई मंदिर बनाएगा, पूजा स्थल बनाएगा, ट्रस्ट बनाएगा, उसकी पूजा उपासना करवाएगा, तो उसे हम क्या कहेंगे, सती का महिमा मंडन किया जा रहा है। कहां लिखा हुआ था, धारा 2B के अंदर। उसके बाद हमने लिखा सजा के बारे में, धारा 3 कहती है सती होने का प्रयास करोगे सजा मिलेगी 6 महीने की सजा, जुर्माना। धारा 4 क्या कहती है, सती कर्म का कोई दुष्प्रेरण करेगा तो उसको सजा मिलेगी। आपके दुष्प्रेरण के फलस्वरूप सती हो गई तो अलग सजा है, मृत्युदंड की भी सजा है, आजीवन कारावास की सजा है, जुर्माना अलग है। सती नहीं होती है तो भी आपको सजा, सती नहीं होती है लेकिन प्रयास जरूर करती है तो भी आपको सजा है, आजीवन कारावास की सजा तथा जुर्माना आपको दिया जाएगा।
धारा 18 क्या कहती है? दुष्प्रेरण करने वाले व्यक्ति को यदि सती की प्रॉपर्टी में विरासत के रूप में कुछ मिलने वाला था तो उससे क्या कर दिया जाएगा? उसको वंचित कर दिया जाएगा। धारा 5 क्या कहती है? सती कर्म का यदि महिमा मंडन कोई करता है उसको भी सजा मिलेगी, कम से कम 1 साल की सजा, ज्यादा से ज्यादा 7 साल की सजा, कम से कम 5,000 रुपए जुर्माना, ज्यादा से ज्यादा 30,000 रुपए जुर्माना। उसके बाद हम बात करते हैं धारा 6 के बारे में। यदि किसी भी कलेक्टर साहब को यह पता चलता है कि कहीं पर सती होने का कोई काम किया जा रहा है, सती का महिमा मंडन किया जा रहा है, गौरवगान किया जा रहा है, उसकी पूजा की जा रही है, कोई जुलूस निकालने वाला है, तो कलेक्टर साहब पहले से ही क्या दे सकते हैं? आदेश दे सकते हैं कि आपने ऐसा नहीं करना, उसको रोकने के लिए आदेश दे सकते हैं। और यदि कलेक्टर साहब के आदेश के बावजूद भी यदि ऐसा काम किया जाता है तो वहां पर उनको सजा मिलेगी, कम से कम 1 साल की सजा, ज्यादा से ज्यादा 7 साल की सजा, कम से कम 5,000 रुपए जुर्माना और ज्यादा से ज्यादा 30,000 रुपए जुर्माना। उसके बाद हम देखते हैं धारा नंबर 7 क्या कहती है? मंदिर के अंदर सती के बारे में कोई मंदिर बनाया जा रहा हो या कोई ट्रस्ट बनाया जा रहा हो, कोई संस्था बनाई जा रही हो या कोई अन्य संरचना यदि बनाई जा रही हो और वो संरचना 20 साल से ज्यादा पुरानी नहीं है तो कलेक्टर साहब या राज्य सरकार आदेश दे सकती है सब इंस्पेक्टर रैंक के किसी अधिकारी को कि आप इसको क्या कर दो भाई, तोड़ दो, इसको वहां से हटा दो। उसके बाद धारा नंबर 13 क्या कहता है? धारा नंबर 8 हमारे पास कहती है कि यदि कलेक्टर साहब को यह सूचना मिलती है, क्या सूचना मिलती है भाई, कि सती के बारे में जुलूस निकालने के लिए, उसका गौरवगान करने के लिए, उसका महिमा मंडन करने के लिए कोई ट्रस्ट संपत्ति इकट्ठी की जा रही है, कोई ट्रस्ट इकट्ठा किया जा रहा है, कोई निधि इकट्ठी की जा रही है, रुपए पैसे इकट्ठे किए जा रहे हैं, तो कलेक्टर साहब उसको जब्त कर सकता है। जब्त करके कहां पेश करेगा? विशेष न्यायालय के अंदर पेश करेगा और विशेष न्यायालय को यदि लगता है कि लगाया गया आरोप वास्तव में सही है तो उस संपत्ति को जमा करवा देगा राजस्थान सरकार की, राज्य सरकार के खाते के अंदर। धारा नंबर 9 हमें कहती है विशेष न्यायालय बनाए जा सकते हैं, राज्य सरकार के द्वारा बनाए जाएंगे, हर राज्य के अंदर एक बनाया जाएगा, या जरूरत है तो एक से ज्यादा बनाया जा सकता है, तथा उसके अंदर जो अधिकारी होगा वो सेशन अधिकारी, जो हमारे पास सेशन जज होते हैं, डिस्ट्रिक्ट जज होते हैं, या जो एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज एडीजी होते हैं, उसकी रैंक का कम से कम हमारे पास होना चाहिए। उसके बाद धारा 10 कहती है विशेष लोक सेवक आपको बनाए जा सकते हैं, विशेष सरकारी वकील बनाए जा सकते हैं, और कम से कम 7 साल का एक्सपीरियंस रखने वाला कोई वकील है तो उसको विशेष लोक सेवक बनाया जा सकता है धारा 10 के तहत। धारा 14 क्या कहती है? यदि विशेष न्यायालय ने कोई डिसीजन सुना दिया और आप उस डिसीजन से खुश नहीं हो, आप उसकी अपील करना चाहते हो तो आप उसकी अपील कर सकते हो। कहां कर सकते हो भाई? हाई कोर्ट में कर सकते हो। कितने दिन में कर सकते हो? 13 दिन के अंदर कर सकते हो। लास्ट के अंदर धारा 21 कहते हैं नियम बनाने की शक्ति किसके पास है भाई? केंद्र सरकार के पास है। महिला तथा बाल अपराध की श्रेणी के अंदर एक सेगमेंट जो था महिलाओं पर होने वाले अपराध, उनको हमने पूरा कर दिया है। अब हम कल से शुरू करेंगे बालकों पर होने वाले अपराध के बारे में। महिलाओं पर होने वाले अपराध के बारे में जो माइनर एक्ट थे, कानून 2 भागों में बंटा हुआ है, एक बड़े एक्ट हैं, एक छोटे एक्ट हैं। इनको माइनर एक्ट कहते हैं, छोटे एक्ट कहते हैं। तो छोटे एक्ट जो 7 थे वो हमने पूरे कर दिए। बड़ा एक्ट हमारे पास जो है वो है भारतीय दंड संहिता। उसके अंदर भी कुछ कानून ऐसे हैं, कुछ धाराएं ऐसी हैं, कुछ अपराध ऐसे हैं जो महिलाओं पर होने वाले स्पेसिफिक अपराध हैं, जैसे बलात्कार का अपराध है, लैंगिक उत्पीड़न का अपराध है, ठीक है ना, वेश्यावृत्ति का अपराध है, उसके अंदर भी है। हम उनको एक साथ इकट्ठे डील करेंगे जब बालकों वाले अपराध भी हो जाएंगे उसके बाद, वरना महिलाओं पर होने वाले 7 अपराध कंप्लीट हो गए हैं। कल से हम बालकों पर होने वाले अपराधों के बारे में चर्चा करेंगे। उम्मीद करता हूं आपको हमारी क्लासेस पसंद आ रही हैं और अब तक हमने जो पढ़ाया है वो सब कुछ आपको पसंद आया होगा, याद हो गया होगा, उसके आप नोट्स भी बना रहे हैं। यदि ये सब कुछ आप कर रहे हैं तो आप हमारे वीडियो को लाइक भी कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा तथा हमारे चैनल को उन दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा जो महिला तथा बाल अपराध के बारे में वीडियोज ढूंढ रहे हैं। इसी उम्मीद के साथ मिलते हैं कल एक नया अध्याय लेकर। तब